राम राम, नमस्कार। आप सबका स्वागत है। मैं CS भारद्वाज, आप देख रहे हैं CSB मीडिया। वंशवादी और परिवारवादी पार्टियों पर 2014 के बाद जनता का जो मनोभाव, जो दृष्टिकोण बनना शुरू हुआ था कि परिवारवाद और वंशवाद राजनीति में जो राजनीतिक पार्टियां सिर्फ परिवार के नाम पर चलती हैं, चाहे वह कितना ही बड़ा संगठन हो जाए, अंतिम निर्णय उस परिवार का जो होता है वही लेता है। वह उसका एक तरह से मालिक होता है। जैसे किसी दुकान में 10, 20, 50 या 100 कर्मचारी काम करते हों, किसी कंपनी में 10, 20, 50 कर्मचारी काम करते हों, 100 कर्मचारी काम करते हों, लेकिन उसका एक मालिक होता है। उसका दूसरा कोई मालिक नहीं हो सकता। अगर वह मूर्ख भी होगा, अगर वह गधा भी होगा, तो वही मालिक रहेगा। उसी के नाम से उसका मालिकाना हक रहेगा, उस कंपनी का, उस दुकान का। इस प्रकार की राजनीति में भी कुछ पारिवारिक पार्टियां, कुछ वंशवादी पार्टियां चल रही हैं, जिन पर 2014 के बाद जो संकट शुरू हुआ, और संकट दरअसल संकट के ये कारण स्वयं है। ऐसा नहीं है कि जनता इनके अच्छाई को के बाद भी इनको पसंद नहीं कर रही है। अगर वंशवाद होगा, परिवारवाद होगा, तो उसमें अच्छाई रह ही नहीं सकती है, क्योंकि उसके अच्छे लोग जो हैं वो हमेशा नीचे रहेंगे, और जो गधा होगा, जो मूर्ख होगा उस परिवार का, वो उसके सर पर चढ़ के बैठा रहेगा। तो उससे अच्छाई की उम्मीद कैसे की जा सकती है। 2024 चुनाव के बाद पारिवारिक वंशवादी पार्टियां जिन पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। पहली पारिवारिक पार्टी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी अपनी साख बचाने के लिए उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है। अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी यह 5वां चुनाव लड़ रही है, और लगभग हार सुनिश्चित है और हारने जा रही है। 2014 लोकसभा, 2017 यूपी विधानसभा, 2019 लोकसभा, 2022 यूपी विधानसभा, और ये 2024 लोकसभा। पुनः ये 5वां चुनाव अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी हारने जा रही है। और इस बार तो हम जैसी स्थिति बन रही है, जो रिपोर्ट मिल रही है, उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि बुरी तरह हारने जा रही है। और समाजवादी पार्टी इस उधेड़-बुन में लगी हुई है कि परिवार के जो 5 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, एक ही परिवार के, मुलायम परिवार के, इनको कम से कम जिता दिया जाए तो अपनी इज्जत बच जाएगी, और हमारी पार्टी और हमारे परिवार की साख बच जाएगी। लेकिन वह भी निश्चित नहीं है कि वो 5 के 5 पारिवारिक सदस्य जो हैं वो चुनाव जीत ही जाएं। कन्नौज अखिलेश यादव स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव भी नहीं कहा जा सकता कि कन्नौज चुनाव जीत ही जाएंगे। उन 5 जो उनके परिवार के सदस्य चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें जो मैनपुरी से उनकी पत्नी डिंपल यादव चुनाव लड़ रही हैं, उसको छोड़ करके जो 4 सीटें हैं, जिस पर अखिलेश यादव, राम गोपाल यादव के पुत्र, और उनके जो चाचा हैं शिवपाल, उनके पुत्र, और एक और उनके चाचा के लड़के हैं, चचेरे भाई हैं, ये 4 लोग जो हैं, इनकी हालत बहुत ख़राब है। मैनपुरी सीट पर डिंपल यादव, चूँकि वहाँ से मुलायम सिंह यादव चुनाव लड़ा करते थे और वह उनका सीट था, वहाँ शायद कुछ स्थिति अच्छी है इन 4 की अपेक्षा। लेकिन फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि डिंपल यादव चुनाव जीत ही रही हैं। अब बात यह है कि दरअसल अगर ये लोग चुनाव हार जाते हैं, अखिलेश यादव अगर चुनाव हार जाते हैं, तो एक तरह से इनका और इनकी पार्टी का अस्तित्व और साख, प्रतिष्ठा सब खत्म हो जाएगी, और एक तरह से इनकी राजनीतिक कैरियर पर विराम लग जाएगा। उसके बाद भी ये राजनीति में रहेंगे, क्योंकि ये तो इन लोगों की दुकान है, उसको तो ये चलाएंगे। लेकिन जिस स्थिति में पहले चला करती थी, या पहले जैसे दुकान चला करती थी,
उस हिसाब से दुकान नहीं, ग्राहक अब जनता उस हिसाब से इन लोगों को उस नज़र से नहीं देख रही है कि ये लोग नेता हैं और बहुत अच्छे हैं, चूँकि इन लोगों की साख इनके कृत्यों से इनकी गिर चुकी है और जनता के मन में, देश की जनता के मन में परिवारवाद के प्रति नफ़रत पैदा हो गई है और नफ़रत पैदा होनी भी चाहिए। राजनीति किसी परिवार की चीज़ नहीं है। राजनीति उसके लिए में वही होना चाहिए जो राजनेता हो, जो राष्ट्र के हित में सोचता हो, जन के हित में सोचता हो। जो सिर्फ परिवार के हित में सोचता हो वो उसे राजनीति में जनता को आगे नहीं ही बढ़ाना चाहिए, क्योंकि वह देश हित उसके लिए मायने नहीं रखता है। वह परिवार हित और अपनी दुकान को प्रथम रखता है, राष्ट्र उसके लिए प्रथम नहीं है। और इसका उदाहरण इनके कृत्य, ऐसे सैकड़ों कृत्य हैं जो ये बताते हैं कि इन पारिवारिक पार्टियों ने देश को, देश की प्रतिष्ठा को ताक पर रख दिया और तुष्टीकरण और परिवार के और वोट के लिए इन्होंने क्या क्या नहीं किया। आपको एक मैं छोटा सा उदाहरण अगर बताऊं तो यह इस देश में हिंदू बहुसंख्यक है और हिंदुओं की आस्था राम कृष्ण शिव, लेकिन राम कृष्ण और शिव के जो पूजा स्थल हैं, अयोध्या, मथुरा, काशी, चाहे और भी जो पूजा स्थल हैं, जो आस्था है, उनके प्रति इस समाजवादी पार्टी और ऐसे पारिवारिक पार्टियों का क्या भाव रहा है, क्या बयान रहे हैं, क्या विचार रहा है, क्या कृत्य रहा है, यह सिद्ध करते हैं कि इन्होंने वोट के लिए धर्म को भी, अपनी आस्था को भी और इस देश की बहुसंख्यक जनता की आस्था को लात मारा है। तो इनका तो हश्र बुरा होगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और मुझे लगता है कि 2024 इनके ढलान की तीव्रता को और तीव्र कर देगा और ऐसी कोई स्थिति नहीं दिखती है जो इनकी ढलान की तीव्रता को कम कर सके। इनके कृत्य इतने गलत हो चुके हैं, इतने गलत किए हैं इन सब ने। तो इस प्रकार अखिलेश यादव की हार समाजवादी पार्टी के राजनीतिक परिदृश्य को बदल कर रख देगी और एक तरह से इस वंशवादी पार्टी का अंत भी हो सकता है। हम तो यह नहीं कह सकते कि ये टूट जाएगी, लेकिन जनता में इनकी विश्वसनीयता लगभग ख़त्म हो जाएगी। जो इनका सत्य है, जो इस छुपा करके ये लोग जात के नाम पर और फलाना ढिमका वर्ग के नाम पर ये सब करते थे, इससे पर्दा लगभग हट रहा है और 2024 के चुनाव के बाद यह पर्दा पूरी तरह से हट जाएगा। दूसरी पारिवारिक पार्टी यूपी की अजीत सिंह की चौधरी चरण सिंह की पार्टी जो है, जो अभी भाजपा के साथ में आ गई है, गठबंधन कर लिया है, उसको 2 सीट मिला है चुनाव लड़ने के लिए, वो 2 सीट पर चुनाव लड़ रही है। लेकिन उसकी जो स्थिति दिखती है आने वाले भविष्य में, वो विलय की तरफ बढ़ेगा और वह बीजेपी में विलय कर जाएगा। इस प्रकार उस पारिवारिक पार्टी का भी लगभग समापन हो जाएगा। तीसरी पारिवारिक पार्टी महाराष्ट्र में जो लगभग समापन की तरफ जा रही है और जिसका नाम ख़त्म हो जाएगा, वह है शरद पवार की पार्टी। शरद पवार 1978 में कांग्रेस से बगावत करके मुख्यमंत्री बने और महाराष्ट्र के एक स्थापित नेता के तौर पर राजनीति की। लेकिन उनकी पार्टी में टूट, उनके परिवार में बिखराव, अजीत पवार का अलग हो जाना, पार्टी का बिखर जाना शरद पवार के समापन का संकेत दे रहा है। दरअसल होता क्या है कि पारिवारिक पार्टियां 1-2 पीढ़ी के बाद स्वाभाविक रूप से ढलान की तरफ चली जाती हैं। उसका कारण यह होता है कि जिस आदमी ने पारिवारिक पार्टी बनाई उसकी कुछ अपनी विशेषता होती है, उसकी कुछ योग्यता होती है, जिसके आधार पर जनता उसके साथ जुड़ती है। लेकिन वह पारिवारिक पार्टी जब बन जाती है तो उसके बाद जिसको पहली लाइन में आना होता है
उसके परिवार का ही कोई ना कोई सदस्य, उसका बेटे या उसके बेटी या फलाना ढिमका जो भी उसका नज़दीकी है उसके परिवार का, वही उसका मालिक बन जाता है। और राजनीति में अगर वो गधा हो, मूर्ख हो, तब भी अगर मालिक बन जाए और जो उससे अच्छे लोग हैं, योग्य लोग हैं, उसके नीचे उसके सेवा में लगे रहें, तो वह तो अपनी चापलूसी या अपने लालच में उसके सेवा योग्य होने के, उससे ज़्यादा योग्य होने के बाद भी कि चलो भाई राजनीति में है, मंत्री बन जाते हैं, ये बन जाते हैं, वो बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, इनके साथ लगे हुए हैं, वह तो रह लेता है किसी तरह लालच में। लेकिन जनता इस चीज़ को स्वीकार नहीं करती है। इससे चूँकि फलाना आदमी मालिक है, मूर्ख है, गधा है, वो योग्य नहीं है और उससे योग्य आदमी उसके नीचे काम कर रहे हैं, जनता को यह चीज़ पचती नहीं है और 1-2 पीढ़ी के बाद जनता उसे अस्वीकार कर देती है। और चूँकि वह अयोग्य होता है, इसलिए उसके कृत्य भी कुछ बदल जाते हैं जो उसे समापन की तरफ ले जाते हैं। तो अजीत पवार के अलग होने के बाद महाराष्ट्र में शरद पवार अकेले पड़ गए हैं। शरद पवार वैसे तो महाराष्ट्र में गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अपना पूरा टाइम अपनी बेटी को चुनाव जिताने में लगे हुए हैं कि अगर सब हम हार जाएं, हमारी बेटी अगर चुनाव हार गई तो हमारी राजनीति लगभग ख़त्म हो जाएगी। और अभी कुछ दिन 2-4 दिन पहले शरद पवार ने एक बयान दिया है कि 2024 चुनाव के बाद बहुत सारी छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियां कांग्रेस में विलय करेंगी, उनके सामने कोई रास्ता नहीं बचेगा। इसका 2 दृष्टिकोण है, इसका 2 अर्थ निकलता है। हो सकता है कि 2024 चुनाव के बाद शरद पवार की पार्टी भी कांग्रेस में विलय कर जाए, क्योंकि कई बार वो बगावत करने के बाद भी कांग्रेस के साथ रहे हैं, गठबंधन में रहे, तो हो सकता है कि अब उनको अस्तित्व अपना ख़त्म होता दिख रहा हो। तो अपनी बेटी के राजनीतिक कैरियर को पुश करने के लिए या थोड़ा सा सुरक्षित करने के लिए या उसको आगे तक ले जाने के लिए वो कांग्रेस में अपना विलय कर लें। दूसरा, इनको यह लग रहा है कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव में विपक्ष के लायक भी नहीं सीटें ला पाएगी जिससे मान्य विपक्ष का दर्जा प्राप्त हो सके। और प्रधानमंत्री मोदी ने कल अपने इंटरव्यू में बनारस में यह कहा कि शरद पवार ने कुछ कहा है अगर इस तरह का तो उसका अर्थ है। वो लोग निश्चिंत हो गए हैं कि कांग्रेस बुरी तरह चुनाव हार रही है, हम लोग इंडिया गठबंधन बुरी तरह चुनाव हार रहा है, जनता इनको पसंद नहीं कर रही है और लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस मान्य विपक्ष की स्थिति में भी नहीं रहेगा, तो छोटी छोटी 1-2 सीटें जीतने वाली पार्टियों का हम उसमें विलय का प्रयास करेंगे। और शरद पवार शायद इस प्रयास में लगे हों कि विलय करके कांग्रेस को एक मान्य विपक्ष का दर्जा प्राप्त करा सकें। इसलिए यह संभव है कि शरद पवार की पार्टी लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस में विलय कर ले और भी कुछ छोटी पार्टियां, पारिवारिक पार्टियां जिनका अस्तित्व खत्म हो जाए, शरद पवार की पार्टी का भी अस्तित्व लगभग खत्म हो सकता है। तीसरा परिवार है जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला परिवार। 5 अगस्त 1919 धारा 370 हटने के बाद इस परिवार की राजनीति पर भी संकट मंडरा रहा है। इससे पहले अब्दुल्ला परिवार हमेशा केंद्र की सत्ता के साथ रहा, वह कांग्रेस की सरकार रही तब भी साथ रहे, मंत्री रहे, भाजपा के भी सरकार में भी वो मंत्री रहे। लेकिन 2019 लोकसभा के बाद अब्दुल्ला परिवार और अब्दुल्ला परिवार की राजनीतिक पार्टी का ढलान शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर में और भी कई सारी छोटी छोटी पार्टियां बन गई हैं। वहाँ 370 हटने के बाद SC ST को आरक्षण मिल रहा है और भी बहुत सारी सुविधाएं वहाँ शुरू हो गई हैं। जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं जो 370 के रहते वहाँ लागू नहीं होती थी, वो सब लागू हो रही हैं। तो इस वजह से ये जो पारिवारिक पार्टियां हैं, इन्होंने हमेशा जम्मू कश्मीर को लूटा है और देश के विकास से इसको काट कर रखा 370 के नाम पर। और जनता को अब वो कल्पना नहीं कर सकते थे, वह सुविधाएं, वह चीज़ें उनको दिख रही हैं, वह विकास होता उनको नज़रों से दिख रहा है। तो उन्हें ये लग रहा है कि इन सब ने हमें लूटा है और ये अपने बाल बच्चों को केवल आगे बढ़ाने के लिए और अपने AC और हवाई जहाज़ पर चलने के लिए हम लोगों को इस जाति और धर्म के नाम पर ये सब बेवकूफ़ बनाए हैं। इससे जनता का विश्वास इनसे डिगा है। चूँकि BJP ने वहाँ काम किया है, वहाँ
अभी जो क्षेत्रीय चुनाव थे, पंचायत चुनाव थे, शहरी निकाय के चुनाव थे, जैसा वहाँ इन लोगों का हश्र हुआ, जनता ने जैसे इनको नकारा, इनको यह लग रहा है कि हम लोगों का ढलान का समय है। उसके बाद परिसीमन का भी कुछ न कुछ उसमें योगदान है, जिससे ये लोग लगभग अपने ढलान को महसूस कर रहे हैं। इस प्रकार अब्दुल्ला परिवार की पार्टी भी लगभग उसी स्थिति में जा रही है कि उसके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। इसके बाद देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पारिवारिक पार्टी, जिसने लगभग 65 सालों तक इस देश पर, देश की सत्ता पर काबिज रहा, वह नेहरू का परिवार। नेहरू गांधी परिवार, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, उसके बाद राहुल गांधी और सोनिया गांधी, अब तक जो स्थिति रही है 2014 के बाद ये लगातार ढलान की तरफ जा रहे हैं। और यह स्थिति दिख रही है कि इस परिवार का भी राजनीतिक लगभग उस स्थिति में पहुंच जाएगा कि यह अपनी प्रतिष्ठा को नहीं बचा पाएंगे। राहुल गांधी की बयानबाजी आप सब सुन ही रहे हैं, सुनते ही हैं, जो एक अपरिपक्व नेता जिसे कह सकते हैं, उस प्रकार की बयानबाजी, और जनता से कांग्रेस द्वारा किए गए छल इन 65 सालों में। क्योंकि कांग्रेस ने इस देश के साथ ऐसे बहुत सारे कृत्य किए हैं जो कहा कुछ और उसके अंदर अंदर नुकसान पहुंचाने के लिए, इस देश की बहुसंख्यक आबादी को नुकसान पहुंचाने के लिए, इस देश के हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने के लिए, जो छुप कर के, जो कागज़ में ऐसे ऐसे गलत काम करके सत्ता में ये लोग हिंदुओं को लगभग हाशिए पर खड़ा करने का प्रयास किए हैं, वह चीज़ें अब धीरे धीरे संचार माध्यम और जो है कि इंटरनेट की दुनिया में सब खुलकर सामने आने के बाद जनता का इनसे मोह भंग हो गया है। और अब ये सनातनी और हिंदुओं को वर्गों में, जातियों में बांटने का प्रयास कर रहे हैं, जो सफल होता दिख नहीं रहा है। और राहुल गांधी का चुनावी कैरियर भी इन सब के वजह से प्रभावित हो रहा है। राहुल गांधी का वायनाड जाना, वायनाड के बाद आकर अमेठी तो ये पहले ही छोड़ चुके हैं, तो अमेठी से तो निश्चित है कि गांधी परिवार का सफाया हो गया। स्मृति ईरानी निश्चित रूप से एकदम अच्छे मत से जीत रही हैं चुनाव और जीतेंगी। रायबरेली चुनाव राहुल गांधी के राजनीतिक भविष्य का निर्णय करेगा। अगर राहुल गांधी रायबरेली चुनाव हार जाते हैं, और जैसा कि उम्मीद है कि वहाँ की लड़ाई बहुत टेकी है और उम्मीद है कि राहुल गांधी चुनाव शायद हार ही जाएं, इनका पहले वायनाड जाना, फिर वहाँ से आना, और फिर हौच पौच में नामिनेशन के अंतिम दिन 9 बजे तक यह निश्चित नहीं था कि यहाँ चुनाव राहुल गांधी लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। उसके बाद एकाएक नहीं चुनाव लड़ेंगे, तो यह कहा गया कि माता ने अपना विरासत इनको सौंप दिया है। अरे माता जी जो सोनिया गांधी हैं, वो तो पहले ही निश्चित हो गया था कि ये यहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगी, राज्यसभा की सांसद हो गई थी, तो विरासत इन्होंने पहले क्यों नहीं सौंपा? इतना लेट सौंपने का क्या मतलब है? कहीं ना कहीं रायबरेली से चुनाव राहुल गांधी का फंसता दिख रहा है। पिछली बार भी 2014 में जितने मतों से सोनिया गांधी जीती थीं, उससे 2019 में उनके जीत का मार्जिन 2 लाख घट गया था, जबकि वहाँ उनकी पारिवारिक सीट मानी जाती है रायबरेली। और राहुल गांधी के चुनाव लड़ने के बाद यह उम्मीद है कि राहुल गांधी वहाँ चुनाव हार ही जाएंगे, जैसा रिपोर्ट्स आ रहा है। उसके पीछे दरअसल कुछ कारण हैं। जैसे वहाँ के एक नेता हैं क्षेत्रीय प्रभावशाली मनोज पांडे, जो वैसे तो टेक्निकल रूप से समाजवादी के सदस्य हैं, समाजवादी पार्टी के, लेकिन वो अभी बीजेपी के साथ हैं। कांग्रेस की एक विधायक है अदिति सिंह चुनाव प्रचार में नहीं आ रही हैं, उनको मनाने का प्रयास चल रहा है, लेकिन अदिति सिंह सुनने की स्थिति में नहीं है। वह कांग्रेस में लगभग, वैसे तो हैं, उसकी एमएलए हैं, विधायक हैं, लेकिन वह बीजेपी के साथ आ गई हैं। भले वो बीजेपी का प्रचार न करें, लेकिन वह कांग्रेस के साथ अब जाने वाली नहीं है। और इस प्रकार से
जो उनका पूरा इकोसिस्टम है वह लगभग कांग्रेस से कट गया है। और आप एक चीज़ और देखिए कि प्रियंका गांधी को यह कह के चुनाव नहीं लड़ाया गया कि प्रियंका गांधी को पूरे देश में प्रचार करना है, एक जगह नहीं फंसाया जाएगा, जबकि नॉमिनेशन के दिन से आज तक प्रियंका गांधी रायबरेली और अमेठी में ही है कि शायद किसी तरह राहुल का चुनाव बचा लिया जाए, नहीं तो राहुल का राजनीतिक कैरियर ही ख़त्म हो जाएगा। और वो वहाँ से कहीं जा नहीं पा रही हैं। वहाँ 20 तारीख को चुनाव है, 18 तारीख को चुनाव प्रचार ख़त्म हो जाएगा। इन 4 दिनों में ये लोग क्या करते हैं ये देखने का होगा। लेकिन जो स्थिति दिख रही है वह बहुत, चूँकि प्रियंका गांधी का वहाँ डेरा डाल देना यह सिद्ध करता है कि कांग्रेस की स्थिति वहाँ बहुत ख़राब है। राहुल गांधी को जनता देख रही है कि यह एक आदमी लड़ रहा है जो हमेशा यहाँ से वहाँ भागता रहता है, जो कभी क्या बोलता है कभी क्या बोलता है, इस तरह का भी स्थिति है। देखना है, 20 तारीख को चुनाव हो जाएगा, 4 तारीख को नतीजे भी आ जाएंगे। अगर राहुल गांधी चुनाव जीत गए तो शायद एक पुश और मिल जाएगा, शायद कुछ बोल पाएंगे। लेकिन अगर चुनाव हार गए तो राहुल गांधी और उस पारिवारिक पार्टी का राजनीतिक कैरियर समाप्ति की तरफ और तेज़ी से बढ़ता जाएगा। आज के अंक में बस इतना ही। पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, नमस्कार।